अजीज़ दोस्तों, आज एक मरतबा फिर अफजल भट्ट विद फैक्ट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि आज कोई खबर नहीं है, यानी सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ कि आज कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है। आप हैरान होंगे कि पाकिस्तान ऐसा मुल्क है कि जहाँ सवाल ही पैदा नहीं होता कोई ब्रेकिंग न्यूज़ ना हो। जिस दिन कोई बड़ी खबर नहीं होती, आज दिन भर रिपोर्टर एक दूसरे को कॉल करते रहे कि भाई ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है। कोई नहीं, लेकिन हमने तो ब्रेकिंग न्यूज़ बनानी थी। अब जो कुछ आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मंसूर शाह साहब ने दो चार जो है वो रिमार्क्स दिए, तो फिर ठक्का ठक ब्रेकिंग न्यूज़ आपके पास है। बहरहाल आज हमारे पास जो आपके साथ शेयर करने के लिए चीज़ें हैं वो गौर फिक्र की भी हैं और वो ख़बरें भी हैं, वो लेकिन ब्रेकिंग न्यूज़ मैं उन्हें ये कहकर आपको हैरान नहीं कर सकता। आपका ब्लड प्रेशर हाई करने के लिए, आपकी तवज्जो हासिल करने के लिए लेके आया हूँ ब्रेकिंग न्यूज़। नो नो, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरा अपना स्टाइल है। बहरहाल दोस्तों, आज जिन मौज़ूआत पर हमने बात करनी है उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में रहने वाले कीड़े मकोड़ों के भी 75 साल बाद सुनी गई है। वो कीड़े मकोड़े कौन हैं, कैसे सुनी गई है, किसने सुनी है, ये आपको हमने बताना है। दूसरा, अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो नज़रअंदाज किए गए सीनियर मोस्ट जज हैं जस्टिस मंसूर शाह साहब का असल इम्तिहान शुरू हो गया है। कि उनका इम्तिहान क्या है, उनसे उम्मीदें क्या हैं, और उस इम्तिहान में उनकी कामयाबी और नाकामी का दारोमदार किन चीज़ों पर है, इस पे हम आपसे बात करेंगे। इसके अलावा आपसे बात करेंगे कि अडयाला जेल में आज कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान साहब के केस का हवाल क्या था, वहाँ भी आज एक समाअत थी। और इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में मज़लूमों के शायर, गरीबों के शायर, इनकलाबी शायर हबीब जालब बनाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ये हमारे आज के मौज़ूआत हैं। हमारा पूरा प्रोग्राम सुनेंगे तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि हमने ये सारी चीज़ें आपके साथ किस तरह शेयर की हैं। दोस्तों, कीड़े मकोड़ों के हवाले से मैंने जो बात की, आप परेशान होंगे, मैं माजरत के साथ कहूँगा कि कीड़े मकोड़ों में मैं भी हूँ और आप भी हैं। पाकिस्तान की वो अशराफिया जो समझती है कि पाकिस्तान जो है वो कोई 1,000, 2, 3, 5,000 लोगों के लिए बना था, जिसमें जज हैं, जर्नैल हैं, जर्नलिस्ट हैं। जर्नलिस्ट तो चलो समझ लें कि आगे पीछे घूमने के लिए हैं, ये कोई बड़ी बात इनकी नहीं है। वो बड़े बड़े लोग जो मुंह में सोने का चमचा लेकर पैदा हुए या किसी वजह से उन्हें सोने का चमचा मिल गया, ये पाकिस्तान उनके लिए है। ये पाकिस्तान की सिर्फ मरात नहीं, पाकिस्तान का हदूद अरबा नहीं, वो जहाँ चाहें जो मर्जी करें, इख्तियारात नहीं, बल्कि अदालतें भी उन्हीं के लिए हैं। आपने देखा होगा कि गुज़श्ता 10-15 साल से तो मैं देख रहा हूँ, और 50 साल से लेकर आप भी देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे कि जो आदमी केस करता है, ज़मीन का केस है, 5 मरले का, 10 मरले का, 20 मरले का, उसके की शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, बच्चों की शादी हो जाती है, पोते हो जाते हैं, फिर उनके आगे बच्चों की शादी हो जाती है, लेकिन उस ज़मीन के केस की बारी नहीं आती। इसी तरह आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जेलों में बेगुनाह जाते हैं, गुनाहगार भी जाते हैं, जिनका एक एक दिन हुक्मरानों और मुनसिफों पर भारी होना चाहिए, लेकिन होता क्या है कि उनका केस लगने की बारी ही नहीं आती। जितनी उन्होंने, अगर उनको सज़ा हो जाए, उस जुर्म में सज़ा काटनी होती है, उससे ज़्यादा अरसा उन्हें जेलों में अपनी अपील की समाअत का इंतज़ार करते गुजर जाता है। आप जाएं, अगर आपको जाने का इत्तेफाक हुआ है, मैं अभी सुप्रीम कोर्ट की बात ही नहीं करता, मैं बात करता हूं आपके सिविल जज साहबान की, मजिस्ट्रेट साहबान की, सीनियर जज सिविल जज साहबान की। क्या है, एक एक जज के पास 80-90 केस लगे हैं। अगर कोई समाअत शुरू हो जाए, बहस शुरू हो जाए, तो कितने केसों की होनी होती है। लेकिन जिस गरीब आदमी पे को केस बन गया, गलती से बन गया कि वो उसका झगड़ा हो गया, कोई चालान हो गया,
किसी ने झूठा मुकदमा कर दिया, उसको 3 दिन पहले फिक्र होती है कि मैंने अदालत जाना है। उसने अपनी दफ्तर से, अपने कारखाने से, अपने किसी भी जहाँ वो काम करता है उससे छुट्टी लेनी है। पहले तो उसको फिक्र होती है कि एक दिहाड़ी मारी गई। दूसरा, सारा दिन जो खज्जल होना होता है, उसने जो खुआरी उठानी होती है, कभी कचहरी के एक बेंच पे बैठता है, कभी दूसरे बेंच पे बैठता है, कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है। एंड पे क्या होता है? तारीख पड़ गई है जी, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, कभी बारी ही नहीं आती। और यही हाल हाई कोर्ट के हाई कोर्ट में होता है, सुप्रीम कोर्ट में होता है। बल्कि सिर्फ मैं ये नहीं कहता, उसका दूसरा पहलू देख लें कि एक मुकदमे में जिन सरकारी एहलकारों ने पेश होना होता है, वो थाने से हों, वो किसी और महकमे से बुलाए गए हों हाई कोर्ट में, सरकारी का आने जाने का खर्चा, सरकार का नुकसान, और वो होता क्या है? तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। और ये काम छोटी अदालतों से लेकर चीफ जस्टिस तक है। यानी आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। तो आवे का आवा सीधा कैसे हो सकता है? अगर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस सीधा हो, सारे जज सीधे हो जाएंगे, हाई कोर्ट के जज सीधे हो जाएंगे। हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस सीधा हो, हाई कोर्ट के तमाम जज साहबान ठीक हो जाएंगे। और उसके साथ साथ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सीधा होने से साथ ही तमाम डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट सेशन जज, सिविल जज सारे सीधे हो जाएंगे। कोई एक मैकेनिज्म बन जाएगा। तो अब मैंने जो कहा था आपके कि 75 साल बाद कीड़े मकोड़ों की भी सुनी गई है, वो पाकिस्तान के अवाम जिन्हें कीड़े मकोड़े समझा जाता है, उनके बारे में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यही अफरीदी ने, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में तो कह दिया है कि एक रोज़ाना कौन सा बेंच, कौन से जज कितने केस सुनेगा, आम आदमियों के केस। अगर ये प्रैक्टिस ऊपर शुरू हो गई है तो हाई कोर्ट भी करेंगे, नीचे भी सुनेंगे। लेकिन अजीबोगरीब बात है कि ऐसा लगता है कि यही अफरीदी ने कोई जुर्म सरजद कर दिया है। ऐसा लगता है कि यही अफरीदी ने 75 साल के बाद को ऐसा जुर्म किया है कि जो किसी चीफ जस्टिस ने किया। इस पर इस तरह से बहाने से उसको टारगेट किया जा रहा है कि समझ नहीं आती। टारगेट तो उसे होना चाहिए। क्यों? कि वो कीड़े मकोड़े जिनका अखबार जिक्र नहीं करता, जिनकी सफ़ा 1 से लेकर 12 तक किसी जगह एक सतर छापने की गुंजाइश नहीं होती उस कीड़े मकोड़े की, वो कीड़ा मकोड़ा जिसमें पाकिस्तान की 100 स्क्रीनें हैं टीवी चैनल की, किसी के पास एक टिकर चलाने का वक्त नहीं है कि इस कीड़े मकोड़े का भी कोई टिकर चला दे। और फिर जो चीफ जस्टिस साहबान रिमार्क्स देते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ चलती हैं, अगर वो कीड़े मकोड़े की बात करते तो फट्टे भी नहीं चलते। उन्हें क्या ज़रूरत पड़ी थी कीड़े मकोड़े की बात करें? तो इसलिए पंजाबी का एक मुहावरा है कि 100 साल बाद रूढ़ी दी भी सुनी जाती है। रूढ़ी हमारे यहाँ वो उर्दू स्पीकिंग के लिए कि 100 साल बाद रूढ़ी की भी सुनी जाती है, कि जहाँ सारे शहर का गंद फेंका जाता है उसे रूढ़ी कहते हैं। तो जब उसमें तोफ़न फैलता है, लोग कहना शुरू करते हैं, तो फिर सरकार उसे भी उठाकर किसी दूसरी जगह मुंतकिल कर देती है। वो कहते हैं कि 100 साल बाद रूढ़ी दी भी सुनी जाती है। तो मैं समझता हूँ कि अब 75 साल गुजरने के बाद अब ये मरहला भी आ गया है कि कीड़े मकोड़ों की भी सुनी गई है। लेकिन कीड़े मकोड़ों, मैं अपने आप से भी कहता हूँ कि खुदा का खौफ कर लो, आप भी ज़बान हिला दो, आप भी अपने हाथ हिला लो कि वो लोग जिन्हें तकलीफ है इस बात की तुम्हारी क्यों सुनी गई है, वो तो दड़ा शुरू हो जाएंगे चीफ जस्टिस के खिलाफ कि भाई ये कौन आ गया है कि हमारे होते हुए इनकी सुने। ये एक माइंडसेट तो है ना। तो बड़ा आदमी जाए अदालत में और उसे 8 घंटे रहना पड़े, तो आपको पता है सारा सिस्टम आगे पीछे हो जाता है। तो इसलिए अगर 75 साल बाद किसी चीफ जस्टिस को ये ख्याल आ गया है, तो ये ना हो कि जो दबाव उन पर पड़ रहा है,
जो टारगेट उनसे किया जा रहा है वो भी अपनी प्रायोरिटी बदल दें, वो भी अपनी तरजीहात बदल गए। अगर ये तरजीहात बदल गई तो ये आपकी और मेरी बड़ी बदकिस्मती होगी। इसलिए आपका भी काम है कि अगर अच्छा काम देखा है तो उसके लिए बोलें। खा आपकी बात सुनने वाले 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, 10 लोग हैं, उन तक पैगाम पहुंचाएं कि नहीं भाई ये है। लेकिन मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये कहूँगा कि हो सकता है कि कीड़े मकोड़ों की आवाज़ आप तक ना पहुँचे, लेकिन इनकी आवाज़ अर्श तक ज़रूर पहुँचती है। इसलिए ये आपको कुछ सिला नहीं दे सकेंगे, लेकिन अगर आप इन्हें इंसाफ देंगे, अगर आप इन्हें ख्वारी से बचाएंगे, इन्हें जलील होने से बचाएंगे, तो कम से कम एक ज़ात ऊपर है जो आपको इसका रिवार्ड दे सकती है। ये ना आपके बारे में कुछ लिख सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना कोई रिवार्ड दे सकते हैं। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो इसी डगर पर चलते रहेंगे और इनके मुकदमात को प्रायोरिटी पे सुनेंगे। इसके साथ साथ आपको बताना था कि आज अडयाला जेल में क्या हुआ। कि आपको पता होगा कि 2 दिन कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये जो अलकादर ट्रस्ट का केस है उसके हवाले से, क्योंकि पहले उन्होंने कहा हुआ था कि आप जजमेंट नहीं दे सकते, फैसला सुन सकते हैं, जजमेंट आपने नहीं देनी केस को खारिज करने के हवाले से। तो अब उन्होंने दोबारा वापस रिमांड कर दिया हाई कोर्ट ने। उन्होंने कहा कि आप ये फैसला करना है। आज समाअत थी, 79 क्वेश्चन दिए गए थे बुशरा बीबी को और इमरान खान साहब को। आज उन्होंने जवाब देना था। फैसल चौधरी साहब वकील थे, उन्होंने कहा जी इतना लंबा पलंदा है तो इसके जवाब कैसे दें। उन्होंने कहा ये पलंदा कौन सा कोई अलजबरा का है या रियाजी के सवाल है कि आपने इधर ही बैठ के हल करना है। ये सारे वो काम हैं या आपने किए हैं या ना या नहीं किए हैं, तो आप इनका जवाब दें। बहरहाल अदालतों का अपना एक सिस्टम है कि अदालतें जो हैं वो वकील जब भी एडजर्नमेंट मांगता है तो अदालतें देती हैं। तो उन्होंने तो 15 दिन की मोहलत मांगी थी, लेकिन अदालत ने उन्हें 2 दिन की मोहलत दी है कि 2 दिन बाद आएँ और आके आर्गूमेंट करें कि ये जो आपको सवालनामा दिया गया है इसके जवाबात क्या है। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आप दुनिया भर में जुडिशल सिस्टम और जुडिशरी का जायज़ा लेना शुरू करें तो एक जज जो है उसको आप कैसा देखना चाहते हैं? मेरे अंदाजे के मुताबिक एक जज को 6 चीज़ों का पाबंद होना चाहिए। वो अगर 6 चीज़ें जज साहब सामने रखते हुए एक्ट करते हैं तो मैं समझता हूं कि उससे बड़ा अहल जज कोई नहीं हो सकता। मसलन ज्यादती किसी के साथ हुई हो, वो गुस्से में हो, इंतकाम की आग उसके अंदर हो, दबाव उसके ऊपर हो, लालच उसको दिए जा रहे हो और पसंद नापसंद भी हो, इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए, हजम करते हुए, अपने असाब पे कंट्रोल रखते हुए अपने रिमार्क्स दे, अपने फैसले करे, तो वो जज तारीख का बड़ा जज होता है। लेकिन अब हमारे यहाँ अभी जस्टिस काजी फायद ईसा साहब गुजरे, वो कंट्रोल नहीं कर सके। कप्तान इमरान खान साहब ने उनके खिलाफ एक रेफरेंस भेजा था, ठीक है, उसमें उनसे ज्यादती भी हुई थी, उन्हें गुस्सा भी था, वो इंतकाम की आग में भी थे और पसंद नापसंद 4 चीज़ें तो उसमें थी। तो फिर आपने देखा कि उनके फैसले कैसे आए। हालांकि उनके बाद जजमेंट बहुत अच्छी है। अदालतों में जजेस साहबान उनकी लिखी हुई जजमेंट पढ़ के अपने रास्ते का तयन करते थे। लेकिन जब इंसान जो है वो इन असूलों से हट जाए, ये 6 असूल हैं एक अच्छे जज के लिए कि उसने फैसला करते वक्त इन 6 चीज़ों में से किस तरह गुजरने हैं। इसी तरह अगर आप इससे पहले के जो 3-4 चीफ जस्टिस साहबान हैं उनको अगर देख लें, बंदयाल साहब को देख लें, खोसा साहब को देख लें, साकिब निसार साहब को देख लें, तो उनकी जो जजमेंट आई उनमें भी किसी जगह आपको पसंद नापसंद नज़र आती होगी, किसी जगह दबाव नज़र आता होगा, किसी जगह कोई लालच नज़र आता होगा। ज़रूरी नहीं पैसे का, दीगर बड़ी चीज़ें होती हैं ऐसे मनसब में बैठने के लिए। तो उनके साथ शायद कोई ज़्यादती तो नहीं की गई थी, ना उन्हें उन पर गुस्सा था, उनको गुस्सा था, ना उन्हें को किसी बात का इंतकाम लेना था, लेकिन दबाव तो होगा।
और डेफिनेटली कुछ ऑफर्स भी होंगी, लालच भी होगा, और फिर पसंद नापसंद बन गई। वो भी कोई अपने आप को इतना अच्छा जज साबित नहीं कर सके। तो इसलिए अब इस मामले में असल इम्तिहान शुरू हुआ है मंसूर शाह साहब का, जिन्होंने बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बहुत अच्छी रेपुटेशन गेन की, जिन्होंने एज जज सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छी रेपुटेशन गेन की। उनके बारे में ये कहा जा सकता था कि ना वो दबाव को, उन्हें कोई दबाव खौफो हरासा कर सकता है, खौफ में मुबतला कर सकता है, और ना उन्हें कोई लालच या तमा खरीद सकता है। ये मंसूर शाह साहब के बारे में आप कह सकते थे। अब रोज़ाना जिस तरह के वो जो है देते हैं रिमार्क्स, जिस तरह उन्होंने एक हरकत की भी कि आपको पता है कि उन्होंने जैसे मुनीब अख्तर साहब और मंसूर अख्तर साहब ने एक ऑर्डर जारी कर दिया था, जो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे तो नहीं गया। तो उन्होंने कहा था कि फुल कोर्ट बनाया जाए जो 26वीं आईनी तरमीम को सुने। बहरहाल मैं समझता हूँ कि ये चीफ जस्टिस यही आफरीदी की अक्लमंदी थी कि उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उनके साथ लड़ाई झगड़ा भी नहीं किया, बातचीत की होगी, लेकिन अब एक अच्छा सिस्टम है कि कोई जज जो है वो अपने पसंद के जर्नलिस्टों के सामने इस तरह की चीज़ें लीक नहीं करता कि भाई आज ये हुआ, कल वो होगा, ये वो। तो अब आ जाए कि अब वो काम तो हो गया, चलो बेंच नहीं बना। आज भी जो मैंने आपसे कहा था कि हमें ब्रेकिंग न्यूज़ की आदत है, कोई खबर ना मिले तो अपनी गाड़ी तोड़ के ब्रेकिंग न्यूज़ बनानी पड़े, अपने घर का ड्राइंग रूम तोड़ लें, कुछ शीशा तोड़ लें, लेकिन हमने आपको ज़रूर बताना है कि आज को ब्रेकिंग न्यूज़ है। आज मंसूर शाह साहब ने रिमार्क्स दिए जब उनके सामने केस पेश हुआ कि देखिए जी, ये कैसे पता चलेगा कि जी आईनी बेंच कब बनना है कब नहीं बनना है। उन्होंने कहा लेकिन मैं सुन भी सकता हूँ, अगर सुन लूँ तो अपील भी मेरे पास आनी है, मैं सब कुछ ये कर भी सकता हूँ। ओ भाई, मैंने नहीं कहा, दुनिया कहती है, जजेस नहीं बोलते, उनके फैसले बोलते हैं। तो जैसे मंसूर शाह साहब का इम्तिहान अब आपने भी देखना है, मैंने भी देखना है कि जाहिर है उनके साथ ज्यादती तो हुई। वो चीफ जस्टिस बनने के अहल थे, उन्हें नहीं बनाया गया। उन्हें इस बात का गुस्सा भी है कि भाई मुझे क्यों नज़रअंदाज किया गया, मुझ में क्या खामी थी। और आजकल वो जो रिमार्क्स दे रहे हैं उसमें इंतकाम की आग भी नज़र आ रही है कि वो अभी तो कोई मौका महल नहीं आया, मौका महल वो तलाश कर रहे हैं। जैसे कि कोई भी जब उनको मौका मिलता है तो उनका गुस्सा, उनका इंतकाम छुपा नहीं रहता, वो फौरी तौर पर रिमार्क्स के शुरू में बाहर आ जाता है। इसी तरह देखना है कि अब उन पर दबाव सोशल मीडिया का होगा। हुकूमत का दबाव तो उन्होंने कभी कबूल नहीं किया, अब क्या वो सोशल मीडिया का दबाव कबूल कर सकते पाते हैं? नहीं। लालच और तमा उन्हें को माली तौर पे नहीं रहा कभी। और इसी तरह पसंद नापसंद उनकी आ सकती है कि भाई क्योंकि जिसने मेरे साथ ज्यादती की थी, क्या वो उसे नापसंद करेंगे, और जो उनके हक में आवाज़ उठाते रहे हैं वो उन्हें यकीनी तौर पर पसंद करेंगे। तो इसलिए अब शाह साहब आपका इम्तिहान शुरू है। अगर आप रिमार्क्स देते हुए लोग समझें कि आप अपने साथ होने वाली ज्यादती की वजह से दे रहे हैं, अगर लोग समझें कि आप गुस्से में अपने रिमार्क्स दे रहे हैं, कोई इंतकाम की आग में ये दे रहे हैं, पसंद नापसंद की बुनियाद पर दे रहे हैं, मुझे अब भी यकीन है कि आप दबाव, कोई हुकूमती और कोई इस्टेब्लिशमेंट का दबाव आप जो है वो उसको फेस करना जानते हैं, और कोई लालच और तमा आपको ख़रीद भी नहीं सकता। दो चीज़ों पे अब भी मेरा यकीन है। तो फिर आपकी शख्सियत जो है वो मुतासर होगी। इसी तरह अगर आप किसी जजमेंट में अब ये नज़र आना शुरू हो जाए कि इस जजमेंट के पीछे इंसाफ नहीं है, बल्कि ज़्यादती जो आपके साथ हुई उसको सामने रख कर आप जो आपका जो गुस्सा है उसका इस्तेमाल किया, इंतकाम की आग जो है उसको आपने ठंडा करने के लिए और पसंद नापसंद की बुनियाद पर कोई जजमेंट देनी शुरू की, तो फिर आप देखें कि काई साहब को किस तरह लोग बातें करते हैं। मैं उनके बिल्कुल इसके हक में नहीं हूँ, ना किसी को यह हक है कि मेरा ये हक है कि मैं जस्टिस साकिब निसार साहब के फैसले पर तनकीद करूँ, खोसा साहब के फैसले पर तनकीद करूँ, बंदयाल साहब के फैसले पर तनकीद करूँ, काजी साहब के फैसले पर तनकीद करूँ, लेकिन ये हक किसी को नहीं पहुँचता, ना किसी सियासी जमात को पहुँचता है,
ना किसी सियासी कारकुन को पहुंचता है कि ये दहशतगर्दी है कि आप अगर किसी पर फिजिकल असाल्ट करने की कोशिश करते हैं, आप किसी को गाली देते हैं, आपको अल्लाह ताला ने ज़बान दी है, दिमाग दिया है, अच्छे अंदाज में तनकीद करें, वो आपका हक है, मेरा हक है। तो इसलिए ये सारी तनकीद तो हो रही है। तो जस्टिस मंसूर शाह साहब, आपका अब इम्तिहान ये है कि अब आपने अपने आप को इस इम्तिहान में कैसे कामयाब करना है, कि आपके फैसले बोले, क्या आपने ये फैसला देते वक्त इन चीज़ों को सामने नहीं रखा। और जो मैंने पहले कहा था कीड़े मकोड़ों के हवाले से, इस हवाले से बहुत पहले हबीब जालब ने एक नज़म लिखी थी, आपके भी पसंदीदा शायर होंगे शायद, गरीबों का शायर, मजलूमों का शायर, मेरा शायर, आपका शायर। तो उनका जो है वो मुखातब कोई और था, महल्ले वकूफ़ कुछ और था, लेकिन मैंने थोड़ा सा उसको और अंदाज में किया है कि हबीब जालब बनाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान यही आफरीदी। तो वो लिखते, हबीब जालब साहब ने कहा कि मैंने उससे ये कहा, उससे, मैं तो ज़ाहिर बनाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान, मैंने उससे ये कहा, ये जो 25 करोड़ हैं, जब उन्होंने ये नज़म लिखी तो ये था, ये जो 10 करोड़ है, ये जो 25 करोड़ हैं, जहल का निचोड़ हैं, इनकी फिक्र सो गई, हर उम्मीद की किरण जुल्मतों में खो गई, ये खबर दुरुस्त है, इनकी मौत हो गई। और इसके अलावा क्या बात है जालब सी, बेशऊर लोग हैं कीड़े मकोड़े, बेशऊर लोग हैं, जिंदगी का रोग है, और तेरे पास है इनके दर्द की दुआ, मैंने उससे ये कहा। ये आफरीदी साहब बनाम हबीब जालब। और आखिरी पैगाम जालब साहब का ये था, 25 करोड़ ये गधे, मैंने कीड़े मकोड़े कहा है, जालब साहब ने गधे कह दिया था, उन्होंने नहीं कहा था, वो जो इन्हें गधा समझते हैं, जो कीड़े मकोड़े समझते हैं, उनको कहा था 25 करोड़ ये गधे जिनका नाम है अवाम, क्या बनेंगे हुक्मरां, तो तू यकीन है ये गुमां, मैंने उससे ये कहा। ये थी दरख्वास्त, अर्जी और पटिशन हबीब जालब बनाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान। दोस्तों, हमारे प्रोग्राम का वक्त